हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आपको अगर एक रीसेल प्रॉपर्टी लेनी हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है, क्या क्या लीगल इश्यूज आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने रिसेंटली ये घर जिसमें मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस घर को मैंने रिसेंटली ही ख़रीदा हुआ है। तो अभी सारी बातें रिकलेक्ट करने में मुझे ईज़ी होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं और अगर आपका बजट ऐसा है कि आपको लोन लेना है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा लोन के लिए। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए कि आप और जो भी सेलर है आपका, उसके बीच में एक कंसिडरेशन अमाउंट डिसाइड हो जाए कि आपको कितने अमाउंट में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है। जब आपके पास एक बार ये हो जाए, कंसिडरेशन अमाउंट आपका फ़िक्स हो जाए, उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हो बैंक को और बैंक को बता सकते हो कि आपको जो भी कंसिडरेशन अमाउंट था उसमें से आप कितना अपनी तरफ से पे करेंगे और आपको कितना लोन चाहिए होगा। तो आप जब लोन के लिए अप्लाई करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट दे उनके कुछ रूल्स हैं, जहाँ पे वो आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आई मीन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे जो उनको चाहिए होगा इन ऑर्डर टू पास दैट पर्टिकुलर लोन। सो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। वहाँ पे बेसिकली वो आपसे आपकी पे स्लिप, आपका बैंक स्टेटमेंट, सेलर की तरफ से सेलर का सेल डीड, जो पुराना सेलर है, सेल डीड मतलब रजिस्ट्रेशन जो उसने कराया था, तो वो प्लस उसके पास अगर एग्रीमेंट कॉपी है जब उसने जिससे भी ख़रीदा था उसके बीच में और सेलर के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो, आपकी प्रॉपर्टी का खाता क्या है, खाता डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी टैक्स पे हुए हैं कि नहीं उसके रिसिप्ट, और अगर आप किसी एसोसिएशन में हैं, किसी अपार्टमेंट एसोसिएशन में हैं, तो आपको वहाँ से एक एनओसी लेना पड़ता है जो कि आपको देना पड़ेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी रखते हैं वो 3 मंथ्स के लिए। तो इन केस अगर आपका लोन पास होने में 3 मंथ से ज़्यादा लगता है तो फिर से आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें से मेरा मतलब है जैसे आपकी पे स्लिप हुई, एनओसी हुआ एसोसिएशन का, एंड ऐसी चीज़ें। जो सेल डीड है, जो सेल एग्रीमेंट है, वो तो एनीवेज एप्लीकेबल रहेगा एज लॉन्ग एज जब तक क्लोज नहीं होता है आपका लोन। एक बार जब बैंक के पास ये सब चीज़ें पहुंच जाती हैं तो बैंक जो है वो बैंक जो है सॉरी बैंक जो है वो अपनी तरफ से लीगल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और जब वो लीगल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बैंक की तरफ से एक उनका आदमी आएगा और वो आदमी जो है वो आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, प्लस वो आके एक बार वेरीफाई करेगा प्रॉपर्टी को कि आपकी प्रॉपर्टी में जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जैसे कि इतना स्क्वायर फीट एरिया है, 2 BHK है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है एज एप्लीकेशन में, लोन एप्लीकेशन में, उसको वेरीफाई करता है। तो जब एक बार वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी जनरेट रिपोर्ट देगा बैंक को, और बैंक जो है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। अगर उसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ उसको मिला कि कुछ इश्यूज़ हैं आपके फ्लैट में, तो फिर वो आपको उसके लिए उसका क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और वो अगर वो एग्री करते हैं तो दे विल प्रोसीड फर्दर। ये सब होने के बाद फिर आपके साथ आपका आता है नेक्स्ट प्रोसेस। जब यहाँ तक सब कुछ सही होता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली जो भी अभी तक आपने सबमिट किया था एज ज़ेरॉक्स, स्कैन, अब उन सब के ओरिजिनल कॉपीज़ आपको बैंक में जाके बैंक में प्रेजेंट करने पड़ते हैं और वो उसको लीगली वेरीफाई करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है। जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास हैं आपको करने पड़ेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट सेलर के पास हैं वो सेलर को करने पड़ेंगे। ये सब जब हो जाएगा, सारी वेरिफिकेशन जब डन हो जाएंगे, उसके बाद आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में जाकर आपको लोन के लिए डीडी प्रिपेयर करते हैं।
तो डीडी प्रिपेयर करने के लिए वहाँ पे जाके आपको फिज़िकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा और वहाँ पे सारे सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे। कई सारे सिग्नेचर्स होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सिग्नेचर करना पड़ेगा। कई सारे बैंक जो हैं वो आपके लोन के ऊपर इंश्योरेंस भी देते हैं कि इन केस कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है और आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो बैंक इंश्योरेंस देता है कि वो सारी जो भी लोन है आपका वो किस तरह से वो एडजस्ट कर देंगे, या मतलब डिफरेंट टाइप के वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। वो आप जो जिस प्रकार का बैंक से जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं और किस टाइप का लोन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ये सब होने के बाद अगर ये सब स्मूथली चला गया तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो डीडी प्रिपेयर करेंगे और डीडी आपके साथ शेयर कर देंगे। वंस डीडी शेयर, उसके बाद आपको अपनी तरफ से अगर आपका प्रॉपर्टी कॉस्ट 50 लाख के ऊपर है तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा सेलर के पैन पे, तो आपको वो पे करना पड़ेगा और वो अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हैं अपने टोटल कंसिडरेशन अमाउंट में। आप वो एक बार करके उसकी रिसिप्ट आप अपने पास रखिए और अपने सेल एग्रीमेंट जो आपके लिए सेल रजिस्ट्रेशन सेल डीड प्रिपेयर हो रहा है उसमें ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि मैंने सेलर को सो एंड सो अमाउंट ट्रांसफ़र किया है एज ए टीडीएस, सो आई एम डिटेक्टिंग दैट अमाउंट और आई एम एडजस्टिंग दैट अमाउंट इन दैट टोटल कंसिडरेशन प्राइस। एक बार ये हो गया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की पोर्टल पे अपलोड करने पड़ते हैं और अपलोड होने के बाद वो आपको एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो कि डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट क्या है या आपकी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू क्या है। आपकी कंसिडरेशन अमाउंट वो होगी जो आपके और आपके सेलर के बीच में होगी और एक होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। तो इनमें से जो भी ज़्यादा होगी उस बेसिस पे आपसे वो चार्ज कर लेंगे रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट शायद 0.6% है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। वंस दैट इज़ पे, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्लॉट मिल जाएगा। आपको वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में उस स्लॉट पे पहुँचना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपको और सेलर को। वहाँ पे वो वेरीफाई होगा सब कुछ। उसके बाद आपकी विटनेस, आपकी सारी फ़ोटोज़ ली जाएंगी, सिग्नेचर्स कराए जाएंगे और उसके बाद दैट्स इट। आई मीन उसके बाद आपको सिग्नेचर ये सब होने के बाद वहाँ पे सील लग जाएगा और आपका जो सेल एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर है वहाँ के रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपने लोन लिया है तो वो सारे डॉक्यूमेंट एनीवेज बैंक सबमिट कर लेता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारा प्रोसेस होने के बाद एक आप इसमें पास स्कैन कॉपी या ज़ेरॉक्स कॉपी रख लें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको रेफ़र करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। ये है, तो प्रोसेस इतना इजी नहीं है। मोस्टली आपको एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करता रहे, रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपके साथ जाए और आपकी हेल्प करे। और क्योंकि ये ऐसा काम है कि यहाँ पे आपको थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं अपने साथ, ताकि आपका जो भी फाइल है वो स्मूथली पास होता रहे गवर्नमेंट ऑफिस में जब आप पहुँचेंगे वहाँ पे। तो बेसिकली ये प्रोसेस है और है लेंदी, बट अगर आपको प्रॉपर हेल्प मिलती गई, प्रॉपर गाइडेंस मिलती गई तो सारा स्मूथ है। मेरे को लगा, मुझे अपनी इस प्रॉपर्टी ख़रीदने में मुझे लगा अराउंड 6 मंथ्स लोन पास कराने के लिए, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे बीच में, तो 1 बाय 1 सब रिजॉल्व करते गए हम और फाइनली ये डील हुई और हम लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन फाइल किया। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता था और होपफुली आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी, एटलीस्ट एंड टू एंड क्या प्रोसेस है और कैसे आप कर सकते हो। जिनको ज़ीरो आइडिया है उनके लिए तो होपफुली हेल्पफुल होगा आपको। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम।